एआई को कितना, पाठ्यक्रम में एआई को कितना शामिल किया जाए, उसका क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर एक बैठक उन्होंने यहाँ पर ली थी। एक में मैं भी उनके साथ शामिल था। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और बताएं कि नए भारत के निर्माण की भूमिका में उस पूरे काम में इस काम का कितना महत्व है। आदरणीय प्रत्युष जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी सर, और माननीय कुलगुरु सर, और हमारे सारे साथी और विश्वविद्यालय के सारे हमारे मित्र। और मैं शुरुआत तो करना चाहता था किसी और चीज़ से बोल के, लेकिन हरिवंश सर के भाषण को सुनने के बाद, स्पीच को सुनने के बाद मेरी शुरुआत बदलने की सोची। और शुरुआत इसलिए बदल रहा हूँ कि उनकी एक बात मेरे मन में बैठ गई, जो उन्होंने बात बोली कि जिसने जो टेक्नोलॉजी को नहीं सीखेगा वो गुलाम बन जाएगा। ये बहुत ही सर, बहुत ही गूढ़ बात है, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि जो मेरा 10 मिनट का जो मैं बोलूँगा वो कम्प्लीटली जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही जाएगा। जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है हम भारत के लोग, पढ़ के सीना चौड़ा हो जाता है। ये पूरा का पूरा संविधान जो है हम भारत के लोग में निहित है, तो हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है। तो राइट के साथ साथ हमारा कर्तव्य क्या है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और जब तक बहुत तेजी से आज के दौर में सर ने बहुत अच्छे से 200 साल का पूरा इतिहास भी बताया कि कैसे कहाँ से पत्रकारिता कहाँ तक पहुंची है। अगले 5 साल 10 साल में क्या होने वाला ये हमें पता नहीं। पिछला 200 साल तो हमने देख लिया, लेकिन अगले 5 साल 10 साल में टेक्नोलॉजी जिस तरह से बदल रही है और अभी तक जहाँ तक हम पहुंचे हैं, वो कर्तव्य पे हमारे डिपेंड करता है कि हम किस लेवल तक उसका फायदा उठा पाएंगे या उसका शिकार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो उसका बेसिक में होता है, जैसे एज ए जर्नलिस्ट मेरा क्या रोल है? मेरा रोल है वेरीफाई करना, चीजों को चेक करना, उसकी फैक्चुअल चीजें निकालना, उस पर रिपोर्ट करना। अब जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें फैक्ट का पता ही नहीं है, और अगर हम उसको अपने एंड से आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें फिर हमारा कर्तव्य तो हमने कहीं उसका पालन नहीं किया, लेकिन हमने हर उस इंसान का नुकसान पहुंचा दिया जहां तक वो चीजें पहुंच रही। तो हम उस चेन का हिस्सा बनते चले जाते हैं बिना सोचे और बिना समझे। अब तक तो यही होता है। पिछले 10 साल में जो सोशल मीडिया का रोल रहा है भारत के न्यूज और इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में, वो तो हमने 10 साल में देखा है, और आज भी बहुत तेजी से वो आगे ही बढ़ रहा है कि जितना इम्पैक्ट वो सोशल मीडिया का हो रहा है हम सबके जीवन में। अब उसकी चीजें आगे बढ़ गई हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अब कैसे हमारे जीवन में घुस गया है। अगर मैं एक सवाल, यहाँ हमारे सब यूनिवर्सिटी के भाई बैठे हैं, बहन बैठी हैं, मैं एक सवाल पूछूं कि आप में से कौन है जो एआई टूल का यूज नहीं करते हैं, तो शायद ही कोई एक हाथ उठेगा जो यूज नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन आज के डेट पे है, और ये इतनी तेजी से बदल रही है कि हम न्यूज रूम में बैठे हुए लोग, यहाँ पे बहस चलती है कई बार सर बहस होती है, ये क्यों हम एआई का यूज करें, किस लिए करें, ये बहस कई बार होती है। और कुलगुरु सर से कई बार हमारा डिस्कशन भी इसके ऊपर होता है कि हमको, जब हम न्यूज रूम की बात करते हैं और इंफॉर्मेशन इनपुट आता है, इनपुट से लेके आउटपुट तक डिफरेंट लेयर्स होते हैं, अलग अलग लेयर्स होते हैं। तो हर उस लेयर पे उस खबर की गरिमा को बनाए हुए, उस खबर को अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से, बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने का अलग अलग जरिया है, जहां पे हम अलग अलग टूल्स को यूज कर सकते हैं। कोई एक टूल का मतलब एआई नहीं होता है। अगर आप कोई एक टूल यूज करते हैं, दैट डजंट मीन कोई, इसका मतलब नहीं है कि वो एआई आप यूज कर रहे हैं। वो बहुत अलग अलग तरीके हैं। आप राइटिंग है, सबसे पहले स्ट्रिंगर से खबर आती है, फिर रिपोर्टर के पास आती है मान लीजिए, फिर उसके बाद से वो वेरीफाई करता है कि नहीं करता है, फिर उसके बाद से वो खबर डेस्क पे आती है, डेस्क पे चेक की जाती है, उसके बाद से राइटिंग होती है, एडिटिंग होती है, अगर वो टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से चीजों को यूज करना आज के डेट में शुरू हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि शुरू तो हमने कर दिया है, हम बता नहीं रहे कि हमने यूज किया है। ये एक खतरनाक
खतरनाक समय है जहां पे हम बता नहीं रहे हैं कि हमने यूज किया है। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, या वो स्टूडेंट हो, या वो न्यूज रूम में काम कर रहे हो, या किसी भी क्षेत्र के किसी भी स्थान पे काम कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि आपके जीवन बदल देगा अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे अपने किसी भी क्षेत्र में। अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एआई यूज तो हो रहा है, बता नहीं रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक चीज हो रही है कि जैसे आज हम बैलगाड़ी चला रहे हो, कल को हमें फेरारी दे दी चलाने के लिए, अब हम क्या करें? क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में हर दौर पे आपको यूज क्या करना है। पिछले साल कुलगुरु सर ने बुलाया था, तो हमने यहाँ पे कंसेप्ट लॉन्च किया था हरिवंश सर, 5W1H + 1E + 1EB का कॉन्सेप्ट था। तो 5W1H तो हम फॉलो करते ही हैं, साथ में एक इथिक्स और एक बायस चेक, ये हमने यूज किया, उसके अंदर ऐड किया कि अगर आप एआई यूज करते हैं तो कौन यूज करेगा, कहां यूज करेगा, कब यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, क्यों यूज करेगा, और उसमें इथिक्स चेक है कि नहीं, उसमें बायस चेक है कि नहीं। क्योंकि एक टूल जो आप यूज करते हैं वो टूल किसी न किसी एल्गोरिथम पे बना हुआ है, एल्गोरिथम डेटा सेट पे बना हुआ है, और डेटा सेट जिसने इकट्ठा किया है वो अगर बायस हो तो सारा का सारा सिस्टम बायस आउटपुट देगा, जिसको आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने पीटीआई में एक एआई बेस्ड डेस्क लॉन्च किया, जिसको हम पीटीआई इंफोग्राफिक डेस्क बोलते हैं, उसका सारा का सारा कंटेंट हम ये ध्यान रखते हैं कि या तो हमने पीटीआई का अपना खुद के नेटवर्क का कंटेंट लिया है, या हम गवर्नमेंट की वेबसाइट का कंटेंट ले रहे हैं। अब जैसे मैं कल एक डेटा चेक कर रहा था, बंगाल में मुख्यमंत्री बदले हैं, तो उनका थोड़ा डिटेल सोचा कि मैं निकालूं वेबसाइट। अब ये जो है बिल्कुल मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं संसद.in पे गया, वहां चेक किया, उनका नाम आया, उसमें नाम में वहां पे लिखा था एमपी तृणमूल कांग्रेस। तो उसके बाद मैं थोड़ा परेशान हुआ कि ये तो बहुत पुरानी घटना है, 2016 के बाद हुआ ही नहीं है। तब मैंने उसको देखना शुरू किया, तो उस वेबसाइट का जो कैरेक्टर है वो ये है कि जो जब तक है तब तक है, उसके बाद अपडेट नहीं है, क्योंकि अपडेट वो फॉरवर्ड करके दूसरे पेज पे है। लेकिन उसी को अगर कोई मशीन जाके सर्च करेगा, उसी को अगर मशीन ने स्कैन कर लिया, तो वो उस चीज को आज का बता के निकाल देगा। तो अगर आपको उसकी जानकारी है, आप उसको चेक कर सकते हैं, तो फिर आप, जैसे मैंने सोचा, टीम ने सोचा कि नहीं ये तो इस तरह से बनाई गई चीजें हैं, वेबसाइट गलत नहीं है, इसका करेक्टर ऐसा है, ऐसा डिजाइन किया गया उसको। मशीन तो नहीं सोचेगा। अगर मशीन से आप पूछें कि जो भी आप अपनी जानकारी दे रहे हैं वो सच है या गलत है, तो बोलेगा आप खुद चेक कीजिए, कभी नहीं बोलेगा कि ये सही है। और डिजाइन ऐसे एआई टूल को किया गया है कि अगर आप सवाल पूछें और उसके पास जवाब नहीं है तो भी वो जवाब देगा, और इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। उसको डिजाइन ही किया गया है जवाब देने के लिए, और वो जवाब क्या दिया, कैसे दिया, वो चेक करना आपके ऊपर है। तो मेरे यहाँ सारे साथी बैठे हैं यहाँ पे, जब भी देखिए टूल यूज करना कोई गलत नहीं है, आप निश्चित रूप से यूज करें, लेकिन एक डायरेक्शन के तहत, एक गाइडलाइंस के तहत, ट्रांसपेरेंसी हो कि आपके टीचर ने अगर बोला है प्रोजेक्ट बनाओ, तो प्रोजेक्ट हम सीधा उससे बना देंगे। आप सपोज कीजिए कि 10 प्रोजेक्ट आपने वैसे ही बनवा लिया, अगर किसी दिन वो टूल आपके पास नहीं है और आपको बनाना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? 10 मिनट आपको बोलना है कहीं पे, तो 10 मिनट बोलने के लिए आपके पास वो कम से कम 30 मिनट का मैटर दिमाग में होना चाहिए, और वो 30 मिनट का मैटर दिमाग में लाने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना, फिर सोचना, फिर बोलना, ये एक सतत प्रक्रिया है। तो आप पढ़ना और सोचना बंद कर देंगे, किसी टूल पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर समझिए कि आगे आने वाले टाइम में चीजें कैसे बदलेंगी और आप कहाँ रुकेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस होना जरूरी है, और जिसने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पैदा कर लिया अपने अंदर भर लिया उसको, वो एआई टूल को डिक्टेट करेगा, नहीं तो वो डिक्टेट होगा। अब तय आपको करना है कि डिक्टेट होना है या डिक्टेट करना है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हर उस चीज को समझना, उसके प्लस उसके माइनस। टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं, उससे उसके साथ साथ चलना आपकी मजबूरी है।
लेकिन मेहनत ये करनी है कि उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप चल के उसको अपना असिस्टेंट बना कर रखें, ना कि उसको अपना मास्टर बनाएं। करीबन 22 साल हो गए मुझे सर इंडस्ट्री में। मैंने शुरुआत पीढ़ी से किया था, 1 साल के बाद मैं डिजिटल में आ गया। 2003 से मैं डिजिटल में ही हूँ, तो डिजिटल का ग्रोथ और मेरा ग्रोथ दोनों एक साथ चला है पैरेलल। तो मैंने फैक्ट चेकिंग करनी शुरू की 2016 से। मैंने फैक्ट चेकिंग की और करीबन 5 से 7 हज़ार मेरी कॉपीज हैं। 10 हज़ारों को मैंने ट्रेन किया है अक्रॉस कंट्री, अक्रॉस वर्ल्ड। और एआई पे मैंने 2020 से काम शुरू किया था। वो इसलिए किया कि सिस्टम के अंदर रह के मैंने चीजों को बदलते हुए देखा। 200 साल के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से 10 साल के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे समझेंगे? तो अंदर घुसिए, उसके खुले दिमाग से घुसिए। और एक चीज बोल के मैं अपना सर खत्म करूंगा कि कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि अब मेरे पास बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर में है, बहुत काम है मेरे पास। आप थैंकफुल होइए भगवान के, गॉड के, कि आपके ऊपर ये प्रेशर है। इस बात के थैंकफुल होइए कि आपके अंदर प्रेशर है। नहीं तो उसी प्रेशर को लेने के लिए लोग यहां मारे फिर रहे हैं, प्रेशर नहीं मिल रहा है हमको। तो बी वेरी केयरफुल। तो प्रेशर को लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए, और सिर्फ रूटीन काम करके आप ग्रोथ नहीं कर सकते, सस्टेन कर सकते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। ग्रोथ करने के लिए आपको रूटीन काम के अलावा भी काम करना पड़ेगा अपने और समाज के लिए, तभी आप ग्रो करेंगे, नहीं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एक लास्ट बात कह के मैं बात खत्म करूंगा, वो ये कि जो मैं अपनी टीम में हमेशा बोलता हूं कि 5 साल का आप एक विंडो लेके चलते हैं। यही काम मैं आज कर रहा हूं, यही काम मैं 5 साल के बाद कर रहा हूं, तो मैं कितना रिलेवेंट रहूंगा। तो अपने आप को अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी के साथ चल के। बात मैं हरिवंश सर की बात से ही खत्म करूंगा, टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो हम गुलाम बन जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रत्युष जी। आपने कहा कि टेक्नोलॉजी नहीं सीखी तो हम गुलाम बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा सीख ली तो हम अपराधी भी बन सकते हैं, और ये हो रहा। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनका परिचय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो ये है कि उनको सभी जानते हैं, और दूसरा ये कि मुझे शिकायत है कि उनका परिचय जब ढूंढने जाओ तो कहीं मिलता ही नहीं। ये बंदा ऐसा है कि पूरी दुनिया अपनी सारी चीज़ें, खाया पिया, ये वो सब उसमें डालते हैं, ये कहीं अपने आप को उस तरह से उजागर नहीं करते। लेकिन ये मुझे इसलिए पसंद है कि इस समय जब चीज़ें डेसिबल से तय हो रही हैं, उस समय ये बहुत शांति और सुकून से अपने श्रोताओं से कहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सही बंसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। दिल से धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय हरिवंश सर, उदय सर, विकास सर, मेरे छोटे भाई प्रत्युष, मेसी सर, तिवारी जी, बहुत धन्यवाद। मैं इस योग्य नहीं हूं सर, जिन लोगों के साथ आपने मुझे बैठा दिया है। और दोस्तों, विश्वास कीजिए, हरिवंश सर के साथ बैठना, सर मैं कांप रहा था अभी भी। इसके लिए आपका धन्यवाद करूं या इसके लिए आपको भला बुरा कहूं? सर, प्रत्युष को छोड़कर यहाँ सभी मेरे वरिष्ठ हैं, और अनुभव में प्रत्युष भी मेरे वरिष्ठ हैं। जो कार्य आपने किया है एआई में और जो काम आप कर रहे हैं, मैं सुनने आया था उदय सर, मैं चाहता था कि आपको भी सुनूं। और सर, मैंने आपकी परंपरा को निभाया है। और संजय जी, आज ये बच्चों आपके लिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं। हम ये भूल गए पत्रकार
और संजय जी ने तिवारी सर, प्रकाश सर मुझे कहा था कि ये तैयार करके लाना, ऐसा ऐसा बोलना, बच्चे तुम्हें सुनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या बोलूं, इतने वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों की जयंती मैम, आप लोगों के सामने बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है। मेरे सर यहाँ अधिकतर मेरे साथी लोग बैठे हैं, लेकिन ये बच्चों के अलावा जो इतने विद्वजन वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हैं, ये देखकर, आप लोग पीछे बैठे हुए हैं सब, ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय मुझे हमेशा से भावुक कर देता है, क्योंकि वर्षों से संजय जी जानते हैं, यहां से मेरा एक संबंध रहा सर। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं उससे पहले, आज पत्रकारिता पर बहुत बड़ा संकट है और हमारी साख पर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसे आपको बचा कर रखना है। लेकिन आज मैं इसलिए भी खुश हूं क्योंकि पत्रकारों की इज्जत को अगर आज किसी ने बचा कर रखा है तो वो हरिवंश सर ने बचा कर रखा है। गिरीश सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक राजनेता हो सकते हैं, लगातार तीसरी बार 3 बार निर्विरोध चुनकर आ जाना, और ऐसे दौर में सर, मुझे क्षमा कीजिएगा, आप सब मेरे वरिष्ठ यहां भी बैठे हुए हैं, ऐसे दौर में जब जहां जिस पद पर आप हैं या जिस सदन के लिए आप चुने गए हैं, वहां आने के लिए, बच्चों आपको पता है कितना पैसा आजकल लोग देते हैं? माफ कीजिएगा सर, पता है आप लोगों को? कोई अंदाजा है? बड़ों को तो है, हाँ या नहीं, बोलो यार, है? तिवारी जी को सबसे पहले पता है, ये मैं बता दूं आपको। हाँ क्या सर? अरे बच्चों से सुनना चाहते हैं, कोई अंदाजा है दोस्तों? बेटा, वाह, ताली बजाओ बच्चे के लिए। मैं ये मान लेता हूं ये झूठ भी है, लेकिन ये मार्केट में तो है, और बिना आग के धुआं होता है क्या सर, तिवारी सर? तो फिर हाँ सर, जी सर। आज का जो विषय है दोस्तों, उस विषय पर सारे वरिष्ठों ने बात की, और मुझे लगता है कि हम अगर हमारे हर वक्ता के वक्तव्य से, उनके अभिभाषण से अगर हम कुछ ले लें, तो हमें लगता है कि हम जो नया भारत बनाना चाहते हैं, जिस भारत की परिकल्पना आपके हमारे सबके मन में है, जो हमारे सपनों का भारत है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं विकास सर, मैंने हरिवंश सर से कहा कि सर आपने ऐसे ऐसे डेटा यहाँ पर दे दिए कि मजा आ गया। मेरा ये मानना है कि नया भारत सरकार की तो सब सरकारों की और सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों में किस तरह का समन्वय होता है, सामंजस्य होता है, जिसके कारण हमारा देश प्रगति करता है। और आज ये सच्चाई है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आज प्रगति के पथ पर हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक ये संभव नहीं है, तब तक हमारा समाज, आप और हम सब उसमें भागीदार ना हो। सर, सोने की बात आपने की, हम लोगों ने तो अपनी जिम्मेदारी समझी ही नहीं। हम लोगों ने तो अपना सोना तिजोरियों में, घर में लॉकर्स में और बैंक के लॉकर्स में बंद करके रखा हुआ है। क्यों? आपको पता भी है सोना होता है क्या?
बोलो बोलो, क्या होता है? बताओ 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 क्या होता है सोना? चॉकलेट होती है, चॉकलेट। अरे क्या बात कर रहा है यार? अरे चॉकलेट, टॉफी का एक नई चॉकलेट आई है, गोल्ड, कैडबरी गोल्ड। सिल्क आई है ना, सिल्क, बबल सिल्क, हाँ या नहीं? डार्क चॉकलेट सुना है कि नहीं? खाते हो कि नहीं चॉकलेट? अरे यार कहाँ है मम्मी? मम्मी कहाँ है? मम्मी आज मम्मी शर्मा क्यों रहा है यार? बताओ मम्मी कहाँ है? आप क्यों बता रही है? उसे शक है कि आप उसकी मम्मी हैं। अच्छा बताओ बताओ ना बेटा, ये सोना सोना होता क्या है? कहाँ से पता चला आपको? हाँ क्या होता है गोल्ड? जोर से बोलो, जोर। क्या होता है? क्या करते हैं सोने का? अरे हम लोग जो रात को सोते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं हम। वही तो, आप क्या समझे? हाँ दिन में भी सोते हैं? बिस्तर में सोते हो क्या? कल मैंने तो लॉकर में क्या रखते हैं ये बताओ? लॉकर में क्या रखते हैं? हाँ क्या नाम है आपका? नाम बताओ। वही बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ, जोर से बताओ, सबको सुनना चाहिए। अच्छा धीरे से बताओ, जोर से बताओ। नाम पता नहीं? अरे हमने यहां किसी को सुना ही नहीं, इतने सारे अंकल बैठे हैं देखो। धैवत क्या मतलब होता है, ऐसा मालूम है? हाँ मालूम, सब मालूम है सर। मैम बधाई, बहुत प्यारा बच्चा है आपका और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं आप माथा मत पकड़ी, माथा क्यों पकड़ रही हैं? अरे तो सारे पत्रकार फेल हैं उसके आगे। क्यों धैवत? तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं सब घर में? देवू, देवू। हमारा ये मानना है कि समाज के बिना, समाज के योगदान के बिना आप और हम जब तक नहीं चाहेंगे कि हमारा देश कैसा हो, हमारा राष्ट्र कैसा हो, कोई भी सरकार से वो उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती या जो हमारा सपना है वो नहीं बना सकती। और इसमें मैं सारे वो पॉइंट्स ले रहा हूं जो हमारे वक्ताओं ने कहा। आपने कहा सर राष्ट्रीयता, आप पत्रकार हैं, आपको बहुत सारी परिभाषाएं पत्रकारिता की पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी किताबें हैं जिसमें अलग अलग पत्रकारिता की परिभाषा होती है और वो सभी आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि बहुत ही सिंपल छोटा सा एक शब्द है, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। यही मेरी दृष्टि में हरिवंश सर पत्रकारिता की परिभाषा है। हर वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, हर वो व्यक्ति, हर वो विद्यार्थी, हर वो स्टूडेंट जो पत्रकारिता का है, जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, वही पत्रकार है। क्योंकि जब हम अपने देश से प्रेम करेंगे तो हम कुछ भी उसके बारे में ना बुरा सुन पाएंगे, ना देख पाएंगे, और उसके लिए बुरा तो कभी किसी को करने दे ही नहीं सकते हैं। ये मेरा अटूट अटल विश्वास है। करने दे सकते हैं क्या? बुरा सुन सकते हैं क्या? बुरा होने देंगे क्या? नहीं। और उसके लिए हमारा योगदान क्या हो? अधिकार और कर्तव्य की बात आपने कही। मैं विकास सर की बात पे आता हूं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा चरित्र क्या है? चरित्र, मैं बहुत क्षमा के साथ जेनजी और आप लोगों से, युवाओं से यहाँ पर
ये कहना चाहता हूं कि आपने चरित्र को चीनी की तरह चाय कॉफी में डाल के घोल कर आप लोग पी रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कहते हैं कि पुराने जमाने की बातें हैं, आप ये कहते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं, आप ये कहते हैं कि ये तो चलता है, आप ये कहते हैं कि मैं क्यों नहीं, आप ये कहते हैं कि जब जमाना दुनिया सब ये कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे। हम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहते, हम आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से नहीं रोकना चाहते, लेकिन विश्वास कीजिए अगर आप हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति से दूर होंगे तो आपको मजा आएगा, आप बहुत तेजी से दौड़ेंगे, आप दुनिया की सारी चीजों का बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि आप औंधे मुंह जरूर गिरेंगे। तो इसलिए जो विकास सर ने कहा कि हमारा चरित्र कैसा हो वो जरूर होना चाहिए, हमारी सोच भारतीय संस्कृति की होनी चाहिए, हमारी सोच हमारी भारतीय सभ्यता के अनुरूप अनुकूल होनी चाहिए, ये विकास सर ने यहाँ पर कहा। मैं आपको बिल्कुल प्रीच नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, और मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों को दुनिया में कोई भी प्रीच नहीं कर सकता, आपको कोई भी, आप इस योग्य हैं कि आपको कोई नसीहत नहीं दे सकता, और देनी भी नहीं चाहिए, और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। कोई आपको प्रीच कर भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप हमसे कहीं ज्यादा आगे हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स हैं, आपके पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप पूछिए इन लोगों से, मंच पर ये बैठे हुए सारे वरिष्ठ विद्वजन, इन लोगों से पूछिए तो इनका संघर्ष आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कहां से आया है, किस परिवेश से आया है, कैसे पढ़ाई लिखाई की है। एक बात आपने बड़ी सुनी होगी, बड़ा हंसते होंगे आप, आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी में से पक्का किसी ना किसी ने कहा होगा कि हम तो सरकारी लैंप की रोशनी में हमने पढ़ाई की है, कहा ना। और हम लोग हंसी उड़ाते हैं, जबरदस्ती कुछ भी कहते हैं लोग। बहुत सारे बच्चों का तर्क ये होता है कि भाई घर में लाइट चली जाती थी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, तो जाहिर सी बात है बाहर जाके ही पढ़ेंगे। लेकिन आप और हम क्या कर रहे हैं आज? हम क्या कर रहे हैं? सर हरिवंश सर ने नैतिकता की बात की, यहां नैतिकता आती है। चारित्रिक बल की सर आपने बात की, कहां गया हमारा चारित्रिक बल? आप एक जमाना था जब यहां जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो क्लासेस होती थी हमारी कोएड में, वहां लड़कियां अलग बैठती थी, लड़के अलग बैठते थे। एक ही क्लास में पार्टीशन होता, पार्टीशन मतलब अलग अलग बैठते थे। आज आप लोग साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लिव इन को मान्यता दे दें। मैं नोएडा में रहता हूं, मीडिया हब है, और आपके साथी यहाँ अभी भी होंगे नोएडा के बच्चे, और आपके सीनियर्स माखनलाल के भरे पड़े हैं सर। और मैं ये गर्व से कहता हूँ संजय जी, माफी के साथ सर, बिहारियों के बाद अगर मीडिया में कोई सबसे ज्यादा नाम रोशन कर रहा है तो वो मध्य प्रदेश के बच्चे कर रहे हैं। माखनलाल के बच्चे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिहार तो आगे, हमेशा आगे रहेगा। अरे हाँ भाई, क्या बात कर रहे हैं।
हैरान रह जाएंगे। यहाँ पेरेंट्स है बहुत सारे। सर क्या लेवन? अरे लेवन की बात हो रही है सर, बिहार कहाँ से ले आए आप? यहाँ पेरेंट्स हैं बहुत सारे। अपने बच्चों पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। हम अपने बच्चों को भेज देते हैं अपने से दूर, घर से दूर। वो वहाँ जाकर हॉस्टल या पीजी में रहते हैं। और बच्चियों माफ़ करना मुझे, लड़कियों, हो ये रहा है कि पीजी में एडमिशन लेती हैं बच्चियाँ, वहाँ पर उनका नाम होता है, एनरोलमेंट होता है, पैसे जाते हैं और अपने ही साथी दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ फ्लैट भी लिया जाता है। उस फ्लैट में सब साथ में रहते हैं। सर ये बहुत गंभीर समस्या है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ। मैंने वहाँ अपने सारे साथियों को कहा है कि हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। हम अपने बच्चों को देखने नहीं जाते। और आप लोग कितने स्मार्ट हैं इसका एक एग्जाम्पल दूं। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे घर से फ़ोन आता है मम्मी का। मम्मी वीडियो कॉल करती है ज़रूर, पापा भी करते हैं। तो आई एम सो सॉरी बच्चों। सर बच्ची अपने बेड पे लेटी होती है, वीडियो कॉल रिसीव करती है, हॉस्टल में उसकी दोस्त भी होती है साथ में, उससे भी बात करवाती है, गुड नाइट करती है और फटाक से उठती है नीचे और उसका दोस्त खड़ा होता है, फ्लैट पे चले जाती है। नहीं कौन है सर ये बताइए। इसमें धागा लगाने वाली क्या बात है? आइडिया मिल गया आपको? आपको आइडिया मिल गया। टूर पे जाएंगे तो आप ऐसे करेंगे भाभी के साथ। तो क्योंकि यहाँ चारित्रिक बल की प्रकाश से बात हुई, यदि मैम, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ। मेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनों की सब 2-2 बच्चियाँ हैं। हमारे घर में लड़के बहुत कम हैं। और जब एक साथ हम लोग सब कभी कभी इकट्ठा होते हैं साल में, इंदौर में एक आध बार विजिट, तो सारी चुड़ैलें मेरे घर में होती हैं। अब क्यों हंसे आप लोग? हाँ, तो आप लोग मानते हो आप चुड़ैल हो? एक समय ऐसा आया सर, हरिवंश सर, कि मेरी तीनों बहनों ने बच्चियों के साथ बैठना मेरा बंद कर दिया, बंद करवा दिया कि ये अकेला बच्चियों के साथ नहीं बैठेगा। पूछो क्यों? ऐसा नहीं कि मैं उन्हें 11 के लिए मना करता था, मैं उन्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकता था, लेकिन उन्हें यह भी बताता था कि बेटा अपना ख्याल भी रखना है, अपना ध्यान भी रखना है। जिससे तुम दोस्ती कर रही हो, जिस राह पर तुम चल रही हो, जहां तुम जा रही हो, वो बहुत क्षणिक है, टेम्परेरी है। और जो लड़कियां होती हैं सर, वो भावुक होती हैं, दिल की बहुत अच्छी होती हैं, और वो किसी को भी अपना पूरा जीवन मान बैठती है। उन्हें लगता है कि यही सत्य है, यही सब कुछ है। और हम लोग जो होते हैं, पुरुष नाम का जो प्राणी होता है, वो विश्वास योग्य नहीं होता। कोई कितनी कसम खा ले, कोई कुछ भी कह ले, ये मान के चलना कि अगर आपने उस पर विश्वास किया तो वो आपको धोखा देगा ही देगा। और हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भारतीय पुरुष हैं। आपको शक है? नहीं, आपको शक है भारतीय पुरुष?
मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि हमारी साख पर बहुत बड़ा संकट है और वो आपकी जिम्मेदारी है, भावी पत्रकारों, भविष्य के पत्रकारों। आप लोग सब पत्रकार हैं ना, निकल कर काम करेंगे। अगर आप भी हमारे जैसे हो जाएंगे तो फिर कैसे? मैं बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि हाँ, आज हमें शक की दृष्टि से देखा जाता, आज हम पर विश्वास नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी इज्जत हरिवंश सर ने बचाई है कि आज जिस पद पर, जिस जगह, जिस सदन में वो देश भर के हमारे पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, और गिरीश सर ने जिस तरह से कहा कि हरिवंश जी किसी भी दल के हों, उनकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन जब वो बोलते हैं तो एक पत्रकार होने के नाते बोलते हैं। जब वो बोलते हैं तो एक पत्रकार बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलता है, और वो सच्चाई बोलते हैं। उनके संबोधन में मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने देखा कि केरल की जिस परियोजना का उन्होंने उल्लेख किया वो उनके दल की सरकार की परियोजना तो नहीं थी या नहीं थी? तो यही, लेकिन भारत की तो थी। विकास तो हमारे देश का हुआ ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे विरोधी जो काम करेंगे हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सशक्त विपक्ष ही भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर विपक्ष नहीं हुआ तो हम निरंकुश और तानाशाह भी हो सकते हैं, हो जाते हैं, ये सत्य नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत लंबा हो गया है क्योंकि विकास सर ने बहुत गर्व के साथ कहा कि देगा साहिब 10 मिनट 7 सेकंड। तो विकास सर को 7 सेकंड का भी मलाल था कि यार 7 सेकंड मैंने ज्यादा क्यों ले लिया। लेकिन एक और प्राणी होता है जिसे कहते हैं एंकर, जिसमें से बहुत सारे आप लोग बनेंगे, और एंकर्स को एक बीमारी होती है, पता है आपको? हाँ जी, माइक मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि मेरी प्रेमिका है, ऐसे नहीं छोड़ना है बस। आप क्या करें ना करें, 2 बात बता देता हूं मैं। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स प्रत्युष जी के भी मैंने लिखे, विकास सर, हरिवंश सर के तो भरे पड़े ऊपर, लेकिन मैं कुछ वो वक्त बहुत निकल जाएगा। क्या करें ना करें बताओ? फोन है सबके पास? हाँ, जैमर लगा दिया सर। तानाशाह है आप तो, तिवारी जी। नहीं, लेकिन ये दोनों तानाशाह हैं, संजय जी और ये दोनों, और वो तो बड़े खतरनाक है। नहीं, आप कम से कम एक बात हमारी माने, और मैं अपने सब वरिष्ठों की तरफ से ये बात बोल रहा हूं आपसे, बच्चों, बड़ों से भी। मेरे पिताजी 85 साल के हो गए, फोन में घुसे रहते हैं, इरिटेशन होता है। बच्चों, कोशिश कीजिए दिन में 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे फोन बंद कीजिए प्लीज, स्विच ऑफ। कर सकते हैं? संभव है? पॉसिबल है? कद्दू है, झूठी कौन सी है सर? कर ही नहीं सकती, बहुत मारेगा वो, दोस्ती तोड़ लेगा, ब्रेकअप करना पड़ेगा। बहुत गंभीरता के साथ हम कह रहे हैं, अपना फोन बंद करना प्लीज प्लीज शुरू कीजिए। फोन ने हमारी जिंदगी को खराब किया है, फोन बीमारियों की जड़ है, फोन अपनों से दूर कर रहा है, फोन हमारे संबंधों को खराब कर रहा है। प्लीज दूर कीजिए। व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं, व्हाट्सएप, उस ऐप को, व्हाट्सएप को भी कम से कम इस्तेमाल करना शुरू किया। कोई फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, काम है, उसके बिना काम कर नहीं सकता, प्रत्युष जी बोलेंगे, तो प्लीज उससे भी कम कीजिए। चैट जीपीटी यूज करते हैं सर? लाइब्रेरी जाइए, रिसर्च कीजिए। क्या करें? पढ़ाई लिखाई कीजिए। पढ़ाई लिखाई मतलब खूब पढ़िए,
अब आप पूछेंगे क्या पढ़े? आप लिटरेचर पढ़िए, साहित्य में आप कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, साइंस का शौक है तो साइंस पढ़िए, फिक्शन पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, कुछ नहीं तो अखबार पढ़िए। अखबार तो पढ़ना ही चाहिए, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, वरना आज से 5 साल 10 साल बाद ये चैट जीपीटी और एआई कहीं कुछ और आ जाएगा इसकी जगह। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कुछ और आ जाएगा और आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, आप हमारे देश के कवियों को नहीं जानते होंगे, आपको 5 कविता याद नहीं होंगी, आपको 10 शेर याद नहीं होंगे, आपको 2 किताबें हरिवंश सर ने बता दी यहाँ पर। एक किताब अभी मैं आपसे पूछूं सभी लोगों से तो 5 बच्चे ये नहीं बता पाएंगे कि वो कौन सी किताब अभी पढ़ रहे हैं। अगर अभी मैं आज यहाँ पर पूछूं तमिलनाडु में अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाए, कितनी विधानसभा सीट है तो आप नहीं बता पाएंगे। देश के 5 राज्यपाल के नाम आप नहीं बता पाएंगे। मनी मन बता लीजिए और जिसे बताओ वो खड़ा कर दीजिए, हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के हमारे 3 मुख्यमंत्रियों के नाम आप बता दीजिए। 5 तो ज्यादा हैं, कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड, तुम पत्रकार के बाद आईएएस बनोगे। तो कहने का मतलब ये कि टेस्ट नहीं ले रहे हैं हम। अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप करते रहोगे, एआई का इस्तेमाल करते रहोगे तो ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे। और हमें नहीं पता, प्रत्युष जी अच्छी तरह से जानते हैं सर, मुझे डर लगता है कि चैट जीपीटी आ गया, उसका पेड वर्जन जो है आपके पास शायद नहीं होगा, आप बच्चे हैं, सुनते हैं कि वो बहुत एडवांस, सुनते हैं कि जो चीज आपको चैट जीपीटी नॉर्मल दे रहा है, पेड वर्जन मैम उससे कहीं ज्यादा आपको बेहतर चीजें दे रहा है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की, वो तो मशीन है, वो तो जो इस ब्रह्मांड में जो शब्द हमारे कह रहे हैं, जो कह दिया गया, जो लिख दिया गया, वो ही उठाकर दे देगा। लेकिन उसका संदर्भ कहाँ से लाएगा, उसकी भावनाएं कहाँ से लाएगा, उसके पीछे की मंशा कहाँ से लाएगा, वो सब बता देगा। तो प्लीज 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 ये सब कीजिए। लाइब्रेरी, सर लाइब्रेरी है ना अपनी? कितने बच्चे? कद्दू भरी रहती सर। कितने बच्चे हैं आपके वहां से? कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? हाँ, यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे हैं सर? यूनिवर्सिटी में, विद्यालय, विश्वविद्यालय में तो सर कितनी जगह सर बैठने की लाइब्रेरी? सर 150 होगी और क्या होगी, 100 सीटें होगी सर। सर लाइब्रेरी के बाहर अगर भीड़ लगे कि ये निकले तो मैं बैठूं, और सीट के लिए अगर लड़ाई हो तो सर वो मजेदार बात है। मैं बहुत सम्मान के साथ आप, हाँ, लाइब्रेरी में जाना बहुत जरूरी है तिवारी सर। तो बच्चों प्लीज लाइब्रेरी जाइए, लाइब्रेरी में समय गुजारिए, वहां पढ़िए, एक दूसरे की मदद कीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, बात करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से बात कीजिए, खूब बात कीजिए। फोन बंद करेंगे तो आपस में बात करेंगे, और सीनियर से, अपने सीनियर से बात कीजिए। गिरीश सर ने कहा बस करो यार, अगली बार बुलाएंगे नहीं। बोले इंदौर आओगे तो वहां भी नहीं मिलेंगे तुमसे। बहुत धन्यवाद। नया भारत मेरी दृष्टि में नया, रुक जाओ अभी, मेरी दृष्टि में नया भारत, नए भारत के लिए हमें पीछे जाना होगा, और सपनों के भारत के लिए भी हमें बहुत पीछे जाना होगा, अतीत में जाना होगा। और हमें लगता है अगर कोई सपना, कोई मॉडल है हमारे नए भारत का, कोई परिकल्पना है कि कैसा हो, तो मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या है, लेकिन हमें ये लगता है कि वो नया भारत हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, और वो पुराना भारत जिसे हमें आज के भारत में बढ़ाना है, और वही पुराने भारत को नया भारत लाना है। तो इस बात के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं कि नए भारत का सपना छोड़ दीजिए, राम राज्य को आज ले आइए, सारी चिंताएं, समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपना प्लीज बहुत ख्याल देखिए, एक मुस्लिम होकर भी ऐसी बात की है उन्होंने, कितनी बड़ी बात की। मैंने वो एपिसोड तो नहीं देखा था, लेकिन यकीन हो गया कि आपने निश्चित तौर पे 18 घंटे लगातार बोला ही होगा।
अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, उनके साथ मेरा बहुत आत्मीय रिश्ता रहा है। आज से 23 साल पहले हम दोनों ने एक साथ अमर उजाला ग्रुप ज्वाइन किया और एक तरीके से वो मेरे अभिभावक की करीब रहे हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, उनका परिचय बहुत बड़ा है और उसमें मैं समय नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा अनुभव है 45 साल की पत्रकारिता का कि इन दिनों न्यूज़ रूम में संपादक मानुष गंध ढूंढता, ऐसे समय में उदय जी का न्यूज़ रूम में होना एक मानवीय संवेदनाओं की उपस्थिति है और एक सशक्त उपस्थिति है। वो एक आश्वस्ति प्रदान करते हैं अपने साथियों को, अपने साथ काम करने वालों को, और उसी स्नेह और मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज मुझे चाहने वाले पूरे देश में मैं बहुत आदर के साथ उदय कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। बच्चों ने भी अपना एरिया तय कर लिया, जो सिंसियर बच्चे हैं वो अलग बैठते हैं और जो ऐसे ही वो उन्होंने अपने कोने ढूंढ लेट नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिवंश जी। मेरा सौभाग्य है कि हरिवंश जी जिसमें बैठे हूँ उसमें मुझे अध्यक्ष बना दिया। इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं अभी जो कि अध्यक्ष बना दिया जाए, वो भी कहाँ, तो जिस सभा में खुद हरिवंश जी बैठे हों। लेकिन आदेश है हमारे विजय जी पुराने रहे हैं नई दुनिया के, तो जैसे हमारे विकास जी ने कहा, हमारे साथी भाई, छोटे भाई की तरह हम लोगों का बहुत तरह का परिचय है। छोड़िए परिचयों को, ये अंधारी जी ने जो अभी किया मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, इसलिए कि जो काम मुझे करना था उन्होंने कर दिया, तो इसीलिए मेरे लिए बचा नहीं। माफ कीजिएगा, मैं क्या अब आप लोगों के लिए बताऊं। प्रतीक रंजन जी ने जो बातें कही हैं वो आज की बातें हैं, और आज की नहीं बल्कि बहुत आगे की बातें हैं। वो सब बातें हो गई हैं। मेरे सारे प्रिय भाई हैं, गिरीश उपाध्याय जी मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे भाई, हर तरह से मेरे अपने हैं। किनके बारे में कहूँ, मेरे सामने है। मेरा परिचय ध्यान रखिएगा, मैं इस मंच पर यहाँ उपस्थित हूँ तो मेरा परिचय यह है कि मैं अमर उजाला का संपादक हूँ। माफ कीजिएगा, जब मैं भोपाल में इस मंच पर हूँ तो मेरा परिचय है कि मैं उस पुरानी नई दुनिया का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जिसको राहुल बारपुते जैसे लोगों ने सींचा था और उनसे सीखा था। अब मेरे सामने जो बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आज वो सारे आज मुझे वर्षों बाद मिले हैं, लेकिन आज भी वही आत्मीय पाया है, वही प्यार पाया है उन लोगों से। क्यों कि परिचय उस नई दुनिया का है। भाई हितेश शंकर जी यहाँ बैठे हैं, बहुत गुमनाम टाइप के व्यक्ति हैं, चुपचाप आराम से सुनते हैं। 5 जने का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत प्रखर पत्रकार रहे हैं। हमारे भाई तमाम सारे लोग, सबको सादर नमन। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें कही, सारी जी ने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कही आप लोगों को, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँ। अच्छा, मुझे इतना बताओ आप लोगों को कि आप लोगों ने धुरंधर देखा है कि नहीं? देखा है? फिर देखोगे? इच्छा है देखने की? अगर दिखा दिया जाए तो फिर देख सकते हैं, देख लोगे। ऐसा लगता है, क्यों लगता है ऐसा? कुछ तो होगा उसमें,
कुछ तो ऐसा कनेक्ट हो रहा होगा जिससे कारण से आपको लगता होगा कि अगर आपने दोबारा देखी? भी दिखा दिया जाए तो देख लेंगे, और वो कभी पुराना नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अग्रज हरिवंश जी ने शुरू किया और कहा कि वो बीते दिनों के पत्रकार धुरंधर नाम जो है ना, ये आज तो फिल्मों ने दिया, ये धुरंधर उस जमाने के थे जब पत्रकारिता करते थे, और आज वही धुरंधर आज राज्यसभा में अगर कंट्रोल करता है तो उस धुरंधर होने के कारण। तो ये चीजें जो हैं, कई बार लगता है हमको कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कौन क्या बनेगा आगे और क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जान लो कि हम सारे लोग क्या कर रहे हैं। मैं विषय पर ही आ रहा हूं, बिल्कुल विषय पर आऊंगा, क्योंकि मैं अंतिम वक्ता हूं। तो मुझे अब सब जो अगर नहीं कर पाए, मुझे लगता है कि सभी ने विषय पर ही बोला, और हरिवंश जी ने तो विषय का पन्ना पन्ना खोल दिया, कुछ बचा ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। अब क्या बोलना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, हम सारे लोग क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा, तो हम सारे बनेंगे, इसके सिवा और कोई कुछ नहीं है। एकमात्र थ्योरी है कि यह जब अगर राष्ट्र है, यही हमारी पहचान है। कभी जाओ बाहर, विदेश में जाओ, तब समझ में आएगा कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। घर में नहीं पता चलता है। अब तब वहां पर एक भारतीय होने का गौरव अगर मिलता है, हम लोगों ने देखा है दूसरे देशों में जाकर, मिले लोगों से बात किया, बात करने में जो पाया तो महसूस किया, एक भारतीय होने का गौरव क्या है, ये गौरव कैसे बनता है, ये कौन बनाता है। क्या कोई सरकार बनाती है, कौन बनाता है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इतना समझो कि समय सब कुछ बनाता है, और समय के सारथी हम आप हैं, हम ही आप बनाते हैं, और कोई दूसरा नहीं बनाता है। अगर इंदौर, अगर वो शहर एक पहचान है, मान लेते हैं स्वच्छता के लिए, मान क्या लेंगे, है ही है, इसलिए उस पर कोई डाउट नहीं है। तो किसने बना दिया, सरकार ने बना दिया। अगर एक आप विदेश में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक कहीं कोई कागज सड़क पर गिर जाए तो कोई आदमी आपको टोकेगा नहीं, अगर वो पीछे से आ रहा है तो उसको उठाएगा और डस्टबिन में डाल देगा। वो नहीं कहेगा कितना मूर्ख आदमी है, लानत मलानत करने लगेगा, ऐसा नहीं करेगा। वो आएगा चुपचाप। अगर आपको ग्लानि हो, अगर आपने देख लिया और आपको ग्लानि महसूस हो, अरे रे सॉरी, हमने क्या कर दिया था, हमने फेंक दिया था और इसने उठा के डाल दिया, ये अलग बात है, ये सीखने वाली बात अलग है। लेकिन करता कौन है, वहां का नागरिक। मैं चंडीगढ़ में रहा हूं, मैंने चंडीगढ़ को बहुत नजदीक से देखा। वहां लोग कहते हैं कि चंडीगढ़ में जाओगे तो वहाँ ट्रैफिक सेंस है लोगों में, और ट्रैफिक सेंस क्या है, बात कर रहे थे विकास जी हेलमेट की। तो अब तुम्हारा शर्ट टूटे या क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास करके महिलाएं बैठी हैं, उनको भी हम कहेंगे, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। उनका बाल खराब हो जाएगा, ब्यूटी खराब हो जाएगी, शो खराब हो जाएगा। बहुत मुश्किल से तो जाकर वहाँ करवाया था बाल का मेकअप, खराब हो जाएगा, हेलमेट लगाएंगे। लेकिन जान किसकी जाएगी। क्या हमने बाल वहाँ ठीक कराया था, उसका खर्च इतना भारी है, हमारी जान से भारी है। मतलब क्या है, अगर हम जान पर नहीं सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या है, तो हमको कोई दूसरा आगे कहेगा कि हेलमेट लगाओ, तो क्यों कहेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप चंडीगढ़ जाओगे तो सबको देखोगे कि कार में बेल्ट बांधे हुए बैठा हुआ है, या जो भी है सब जा रहा है, लो बीम में गाड़ी चला रहा है, कोई किसी को टोक नहीं रहा है।
कहीं किसी को हॉर्न बजाते नहीं सुनोगे क्यों? और निश्चित रूप से डर जरूर है कहीं ना कहीं कि किसी पेड़ के नीचे छिपा हुआ कोई पुलिस वाला होगा, रोक लेगा। यह बात है, यह गार्ड तो है, लेकिन यह सेंस भी है लोगों में, यह सिविक सेंस है लोगों में कि नहीं गाड़ी लेन में चलाना है। तो अगर इस देश को हम सोचते हैं कि कुछ बनाना है तो ये किसी और को नहीं बनाना है, यह हम ही लोगों को बनाना है। बात चली थी कि हम भारत के लोग, बताया गिरी जी ने कि संविधान की उद्देशिका का पहला शब्द ही यहाँ से शुरू होता है, हम पर, हम के बाद कौमा, कौमा को हम तो जानते होंगे। बहुत खराब स्थिति है यार। अभी तिवारी जी बैठे हैं, मैं क्या बताऊं, जब तुम लोग हिंदी जरूर सीखना। अभी भाई बता रहे थे कि तुम लोग अंग्रेजी तो पढ़ लेते हो, अभी तुम लोग बहुत सारे फेल कर गए हमारे यहाँ से जो कैंपस हुआ। क्यों फेल कर गए? हिंदी नहीं जानते थे, ध्यान रखना। इसीलिए विषयांतर कर रहा हूं मैं, क्षमा चाहते हुए, इसलिए कि हिंदी हमारी भाषा है। अगर हम अपनी मातृभाषा को नहीं समझेंगे तो जबरन हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं और हमारी तो हिंदी मातृभाषा है। तो मातृभाषा है क्या मतलब है? मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं सीखना है और मुझे पत्रकार बनना है। तो पत्रकार किसी भाषा के बनोगे ना, तो कुछ सीख लो, अंग्रेजी सीख लो। मैं नहीं कहता हिंदी सीखो, हिंदी इसलिए कहता हूं कि अगर राष्ट्र को बनाना है तो एक भाषा को मजबूत तो करना पड़ेगा, वो सबको करना पड़ेगा, चाहे हमारे पत्रकारिता के लोग हों चाहे कोई हो। गार्जियन को भी बताना पड़ेगा। मेरा बेटा जब कहता है, मैं कहता हूँ तो ये 68, तो मेरा बेटा अब छोटा जब था तब तो मुझे कहता था कि ये क्या होता है। मैंने कहा था क्या होता है? 68 होता है। जैसे उसने कहा सोना सोना होता है, वैसे ही उसने कहा 68 होता है। तो उसने कहा नहीं ठीक से बताइए। ठीक से कैसे बताए भाई 68? तो मेरी वाइफ ने कहा अरे ये दूसरी बात कर रहा है, नहीं समझ रहा है। हमें क्यों नहीं समझेगा? अगर नहीं समझेगा तो कल जाकर टीचर से पूछना, मैं नहीं बताऊंगा कि 68 क्या होता है। नहीं पापा बता दें। हम भी क्यों बता दें? क्यों बता दें? पढ़ाने वाला पैसा वहां ले रहा है, हम एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो 68 नहीं बता रहा है। इसीलिए कि मेरा बेटा जो है वो 2 दर्जे का हो जाएगा अगर 68 जान जाएगा तो। अगर उसने हिंदी सीख ली, हिंदी में गिनती सीख ली, तो वो 2 दर्जे का हो जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप कह रहे थे कि ये बच्चों की बात कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार गार्जियन है, हमारे अभिभावक हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा हिंदी सीखे तो आप अगले दिन कहेंगे बच्चे को तो नौकरी नहीं मिलती है, इतने अच्छे संस्थान में पढ़ाया फिर भी नौकरी नहीं मिली। हम क्या करें? BHU से बच्चे पढ़ के आते हैं और वो अगर नहीं वहां कर पाते हैं तो हम क्या करें उनको? अगर वो बच्चा सही कहा कि मैं क्या करूं, शुरू से तो मुझे कन्वेंट टाइप के स्कूल में पढ़ाया गया और मैं हिंदी में MA किया, मुझे तो पास कैसे कर लिया यार? कर गया सर, हमें गजब है यार। तो BHU नाम ले रहे हैं संस्थान का, देश का सबसे बड़ा संस्थान है, हमें कर गया। तुम कमाल करते हो यार, कम से कम तुम पत्रकार कैसे बनोगे? मैं क्या करूं? उसने मेरे माथे डाल दिया, वो तो आप सिखाओगे तो सिखाओ यार, तुम्हारे पिताजी ने नहीं सिखाया, तुम्हारे टीचर ने नहीं सिखाया, अब मैं कहां से तुमको सिखा दूंगा यार? मैं सिखाऊं? पिताजी को सिखाना चाहिए था, उन्होंने तो सिखाया नहीं, और मैं सिखाऊं तुमको? भाई मेरे, राष्ट्र बनाना चाहते हो अपने बच्चों को बना लो। सही बात। अगर अपने बच्चों को नहीं बनाओगे तो कौन सा राष्ट्र बनाने जा रहे हो? फिर कहोगे कि कैसी सरकार है, नौकरी नहीं देती है, इतने सारे लोग बेरोजगार हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज हैं? आपको पता है कि कितने अच्छे लोग हमको चाहिए, नहीं मिलते। आपको लगेगा कमाल है नहीं मिलते हैं, आपको खोजने नहीं आता होगा, हो सकता है। कोई कहता है आप IAS का एग्जामिनेशन लेते हैं क्या? अरे भाई देख लो, कुछ नहीं लेते हैं, हिंदी का ज्ञान चाहते हैं, और हिंदी भी वैसे हिंदी नहीं